बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इशाअल अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आप सब खैरियत से हों और आपके रोज़े भी, रमज़ान भी खैरियत से गुजर रहा हो। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी में हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों का आज छठा रोज़ है। इतलात ये भी है कि इसराइली फ़ौज ने ईरान के हुकूमती ढांचे और अहम रियासती तनसीबात को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अपने हमलों को जो है वसी करने का फैसला कर लिया। बिल्कुल जी, लेकिन दूसरी जानब ईरानी हुकूमत के तर्जुमान का ये कहना है कि अमरीका और इसराइल ने सूरत हाल का गलत अंदाजा लगाया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाइयों में दुश्मन को संगीन नुकसान पहुंचाया है और बढ़ती हुई जंगी सूरत हाल के दरमियान चीन ने भी सिफारती किरदार अदा करने का इंदिया देते हुए ऐलान किया है कि वो मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को कम करने के लिए अपना तर्जुमान भेजेंगे और अपना खसूसी नुमाइंदा जो है वो इसके लिए भेजेंगे ताकि वहाँ पर सिफारती तौर पर अमन लाया जा सके। अब जो बड़ी ताकतें हैं वो इस बात पर गौर कर रही हैं और इस मसले का हल सिफारती तौर पर ही समझ रही हैं कि इस मसले को हल किया जा सकता है, क्योंकि जंग बहरहाल किसी भी मसले का हल नहीं और नुमाइंदे हमने इशाल देखा कि पहले भी आते रहे, लेकिन वो मुज़ाकरात में उलझा के कोशिश ये कर रहे थे कि ईरान की जो टॉप टियर लीडरशिप है, आयतुल्लाह खामनाई है, उन्हें निशाना बनाया जा सके। स्टीव विटकॉफ हो, जेरेड कुशनर हो, वो मुज़ाकराती अमल को जारी रखे हुए थे माजी की तरह और वादा खिलाफी की गई है। पूरी दुनिया को ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो जंगजू कौम नहीं है, वो मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं और उन्होंने मुज़ाकरात के तमाम ऑप्शंस खुले रखे, तमाम लगभग शराइत मान ली, एटमी ताकत का हुसूल उन्होंने तर्क कर दिया और फिर भी उनकी लीडरशिप को निशाना बनाया गया। और अभी जिस नुमाइंदे को भेजने की बात हो रही है, खबर यह भी है कि कुर्द अलहदगी पसंदों से राब्ते में है इस वक्त अमरीकी हुकाम और ये कोशिश की जा रही है कि दीगर आज़ादी पसंदों को ताकतवर करके ईरान को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए। लेकिन बज़ाहिर ईरान जिस तरह से इस वक्त मुत्तहिद है, ईरान की अवाम मुत्तहिद है, इस एजेंडे पर भी अमरीका या इसराइल की कामयाबी बज़ाहिर दिखाई नहीं देती। बिल्कुल ऐसे ही है और हम भी उम्मीद करेंगे कि किसी सूरत भी अमरीका या इसराइल को इसमें कामयाबी हासिल ना हो, क्योंकि वो इस वक्त ईरान को ख़त्म कर देने के दर पे हैं। जिस तरह बताया भी जा रहा है कि इस जंग को मज़ीद तूल दिया जा सकता है और ईरान की हुकूमत ये कहते हैं कि वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं। अगर जंग को तूल भी दिया जाता है तो उन्होंने भी अपने बहुत सारे हथियार इस्तेमाल नहीं किए हैं जिनको वो बहुत जल्द मंजर आम पर लाएंगे। हमारे साथ अली सरवर नकवी साहब, साबिक सफ़ीर मौजूद हैं और हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान मौजूद होंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अली सरवर नकवी साहब की तरफ। नकवी साहब, आप इसे जानेंगे, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है इसमें चाइना बड़े ही रोल प्ले करने की बात कर रहे हैं सिफारती तौर पर और वो कहते हैं कि वो अपना नुमाइंदा भेजेंगे ताकि सिफारती तौर पर दोनों ममालिक के अंदर कोई अहम जो है वो पेशरफ्त हो सके, मुसालत हो सके। लेकिन आप समझते हैं कि ईरान अब अपने अहदाफ हासिल किए बगैर किसी भी सूरत मान जाएगा या मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएगा? क्योंकि मुज़ाकरात अमरीका या इसराइल की जानिब से फिर एक कोशिश होगी गुमराह करने की, जिस तरह से पहले भी हमने देखा। तो आप क्या समझते हैं कि इस बार लचक कौन दिखाएगा? देखिए, आपने ये सही नुक्ता उठाया है। मुज़ाकरात में सबसे अहम बात होती है एतबार, ट्रस्ट, एक दूसरे पे एतबार करना। जब तक एतबार ना हो तो वो मुज़ाकरात अव्वल तो हो नहीं पाते हैं और अगर हो भी जाएं तो वो कोई नतीजा ख़ास नहीं निकलता है, क्योंकि दोनों फरीक एक दूसरे पे शक करते हैं, बहुत से उनके दिमाग में शुबहात होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी पेशरफ्त है और ये होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मसले का हल जो है जंग नहीं है। और ये अब इजराइल ने जो ठानी हुई है वो ईरान को तबाह करे, वो एक गलत और जिसको कहते हैं ना अनहोली ऑब्जेक्ट, अनहोली पर्पस है कि वो ईरान के पीछे पड़ गया है। ईरान अकेला वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो कि इजराइल के खिलाफ खड़ा है और उसको वो ख़त्म करना चाहता है, गिराना चाहता है, उसको कमज़ोर करना चाहता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये बेसिकली बहुत ही बुनियादी तौर पे बहुत गलत बात है। अच्छा, जहाँ तक ईरान का सवाल है, वो डटा हुआ है। इनकी हुकूमत, वो कहते थे कि अली ख़ामेनाई के शहादत के बाद वहाँ की हुकूमत गिर जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे और वो मुतालबा करेंगे कि नई हुकूमत आए। ये सब कुछ नहीं हुआ और वो हुकूमत कायम है और गरचे बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन वो अपने पूरे स्ट्रक्चर को
उसी तरह बरकरार और उसी तरह उनका काम चल रहा है। तो इस सूरत में मैं समझता हूँ कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो इन लोगों को कोई एश्योरेंस देनी चाहिए इज़राइल और अमेरिका को कि वो अपने कमिटमेंट पे वो कायम रहें। लेकिन ये अगर वो यकीन कायम कैसे नहीं दिलाएगा अमेरिका नकवी साहब, क्योंकि माजी में एक बार नहीं मुतअद्दिद बार, चाहे वो इस्माइल हनिया हों, हसन नसरुल्लाह हों या फिर दीगर जो क़यादत है उनके साइंटिस्ट हों, उन सारों को इसी तरह से मुज़ाकरात में इंगेज करके अमेरिका उन्हें निशाना बनाता रहा है। तो अभी ये यकीन किस तरह से दिलाया जाएगा? और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपने हमलों को मज़ीद शदीद करने की बात कर रहे हैं और ज़मीनी फ़ौज भेजने की बात की जा रही है, उनकी नेवी को तहस नहस करने की बात हो रही है, और इसी दौरान जब उनको लगा कि रिजीम चेंज का उनकी जो कोशिश थी, प्लान ए, वो नाकाम हो गया, तो कुर्द अलहदगी पसंदों, दीगर अलहदगी पसंदों से राब्ते हो रहे हैं अमरीकी गवर्नमेंट के, उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर दें ईरान को। तो ऐसे में मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे, आपको लगता है? या फिर उनकी गलत ये बातें हो रही हैं, गलत हरकतें हैं, और ये जो अलहदगी पसंद लोग हैं उनको भी पता है कि अमेरिका पे एतबार नहीं किया जा सकता है। अमेरिका जिस तरह से अपने इत्तेहादियों को और अपने दोस्तों को वो अंडरमाइन करता है, उनको उनको बिल्कुल थ्रेटन करने की कोशिश इग्नोर किया करने जाता लगता है। है। हाँ, वो बहुत बार कर चुका है, सबको मालूम है और सबके लिए ये बात वाज़ेह है। तो मैं समझता हूँ कि अलहदगी पसंद जो ग्रोह हैं या जो तंजीमें हैं वो इनको अभी आया इनकी बात मानते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। दूसरे ये कि मुज़ाकरात में सबसे अहम फैक्टर जो है वो चाइना है। अगर चाइना इसको इनिशिएट करता है तो मैं समझता हूँ कि चाइना अश्योरेंसेस लेगा और चाइना एक तरह से गारंटर बनेगा। तो अगर ये चाइना बीच में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये मुज़ाकरात किन शराइत पर आप समझते हो सकते हैं? क्योंकि अब अगर रजीम चेंज मकासद हैं, पहले तो ये रखा जा रहा था कि जी उन्हें एटमी ताकत नहीं बनने दिया जाएगा ईरान को, जो कि पूरे खत्ते के लिए, अमेरिका के लिए भी खतरा बन चुके हैं, इसलिए उन्हें एटमी ताकत बनने से रोका जा रहा है। अब एटमी ताकत बनने से रोकने का तो लगता है कि ये सिर्फ एक जवाज़ था जो कि पैदा किया गया, क्योंकि इसके लिए ईरान ऑलरेडी रेडी हो चुका था और वो इस बात को मानने के लिए तैयार थे कि वो अब जौहरी हथियार हासिल नहीं करेंगे या फिर एटमी ताकत बनने की तरफ अपने जो इक़दाम है उनको रोक देंगे। लेकिन इस वक्त रजीम चेंज, क्या यही मकसद हो सकता है या इसके पीछे कोई और भी बड़े मकासद छुपे हैं जो अमेरिका या इजराइल हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह की वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान में, आयतुल्लाह खamenei की शहादत से पहले भी जून के अंदर और उसके बाद भी जिस तरह के दंगे फसाद वहाँ पर करवाए गए हैं, रजीम चेंज सिर्फ मकासद हैं या और भी मकासद हो सकते हैं? और अगर अब मुज़ाकरात की टेबल पर आते हैं तो आप समझते हैं कि ईरान इस बात के लिए तैयार भी है कि वो अब एटमी ताकत हासिल नहीं करेगा या फिर किसी भी सूरत वो हासिल करेंगे? अब हाँ, देखिए ये सब जाहिर है ईरान तय करेगा, ईरान का फैसला होगा, मगर जो मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए पहली बात होनी चाहिए और जो होती है हमेशा, जंगबंदी, सीज फायर इज द बेसिक रिक्विजिट। वो बुनियादी एक सूरत होती है किसी भी मुज़ाकरात को शुरू होने में, और यहाँ पे जब तक सीज फायर नहीं होता है तो कोई आगे पेशरफ नहीं हो सकती है। और ईरान रवैये और तरीक़ेकार में तब्दीली लानी होगी। बिल्कुल, और ईरान इस वक्त यकीनी तौर पे उस सदमे से गुजर रहे हैं कि उनकी लीडरशिप को, उनके रहबर आला को निशाना बनाया गया है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, आपको वेलकम कहेंगे गुफ्तगू में। अभी तो खुलकर इजहार किया जा रहा है, आर्मागेडन का तज़किरा हो रहा है और अपने फ़ौजियों को, उनके मोराल को बुलंद करने के लिए इसे अपनी मजहबी जंग का नाम दिया जा रहा है, मसीहा के लिए माहौल बनाया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि जो खुदा ने डोनाल्ड ट्रंप को चुन लिया इस अजीम मकसद के लिए।
तो असल में तो एक आमदनी का या कमाई का जरिया बन चुकी है जंग उनके लिए, और अपने जितने भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने का कह दिया गया है। तो अपने फौजियों को कुछ और कहा जा रहा है, कमाई का जरिया बन चुका है। तो ऐसे में जब आमदनी बढ़ चुकी है और यकीनी तौर पे अब गल्फ कंट्रीज़ को भी ज़रूरत होगी इस असलहे की जिसकी प्रोडक्शन वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बजाय तो वो कह रहे हैं कि पेंटागन का ये कहना है कि अमेरिकी इस वक्त जो स्टॉक है वो कमी उसमें होगी, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे में अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं तो उसका कोई नतीजा मस्बत निकल पाया, या अमेरिका चाहेगा कि जल्द जंग को ख़त्म कर दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आर्मेगेडन तो ये है, लेकिन आर्मेगेडन किसके लिए है ये देखना अभी वक्त बताएगा। कि ये तो मुझे लगता है कि दूसरे मुखालफिन के लिए हो जाएगा, ये तो अमेरिका और इजराइल के लिए हो जाएगा। आप देख लीजिए कि इस टाइम पे जो भी वॉर का इनिशिएटिव है वो ईरान के हाथ में है। जो वो कह रहा है वो हो रहा है और बाकी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अंदर पहली दफा है अमेरिका के अंदर के वॉर के खिलाफ लोग खड़े हैं। 21% लोग टोटल इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पहले कभी ऐसा देखने में नहीं आया। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, आप देखिए। और जिस तरीके से इसको एप्स्टीन फाइल के जरिए जोड़ा जा रहा है, लोग ये बात कर रहे हैं कि ये असल बात कोई कुछ और है, सारे मामले के अंदर छुपाया जा रहा है मामला। दूसरी जानिब अमेरिका फर्स्ट या इजराइल फर्स्ट, अब आप कल एक देख लें कि वेटरन का हाथ तोड़ दिया उन्होंने बकायदा। जो कोर्ट पिंक वहाँ तंजीम है और वो वहाँ खड़ी थी और उसने क्योंकि शोर मचा दिया था कि अमेरिका फर्स्ट या इजराइल फर्स्ट। अब ऐसी बातें जो हैं अमेरिकन मुआशरे के अंदर इसकी बड़ा मैटर करती हैं, क्योंकि ये जो वेटरन्स हैं ये भी वर्दी पहन रहे होते हैं। अब जो आपका सवाल है, देखिए मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर अगर आएंगे या चाइना उसके अंदर कोई किरदार अदा करता है, गारंटी देता है, तो मुझे बताएं दुनिया में फिर अमेरिकन डिप्लोमेसी कहाँ गई? इसका मतलब है कि चाइना अगर दे आर कॉलिंग द शॉट्स, तो अमेरिका को कौन पूछेगा आइंदा आने वाले वक्तों में? उनको तो अभी भी लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं जाएगा। सेफ्टी और सिक्योरिटी, आप तो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आए थे, आप तो अपनी हिफाजत करने में नाकाम रहे। अब आप देखें किस तरह से बेयारो मददगार छोड़ के वहाँ यूएई और दीगर वहाँ इलाकों को छोड़ के जा रहे हैं। 9,000 अपने लोगों को निकाल लिया। मार्को रूबियो ने एक दफा मुंह से ये नहीं बोला कि हमें इस खित्ते की सेफ्टी और सिक्योरिटी अजीज है, हमें यूएई, कतर और कुवैत के लोगों की इज्जतें प्यारी हैं, उनका जो मुआशी इस्तेहकाम है वो मंजूर है। कोई एक लफ्ज नहीं बोला। और फिर अब आप देखें आबनाए हुर्मुज के अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और रूस और चीन के जहाजों को ईरानी कुछ नहीं कहेंगे, जबकि उसके अलावा किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब एक तरफ वो ये कहता है कि मैंने तो सारा का सारा उधेड़ दिया, इनकी नेवी तबाह कर दी, लेकिन दूसरी जानिब वो कहता है कि मैं वॉरशिप्स भेजूंगा सिक्योरिटी के लिए। तो क्या 90 जो वहाँ जहाज रोजाना गुजरते हैं, तो 90 जहाजों के लिए अमेरिकन वॉरशिप्स जाएंगे? मुश्किल है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं गुल साहब। तो एक बात मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहता हूँ, वो है विशाखापट्टनम, जहां भारत का बकायदा जिस तरीके से उन्होंने एक साजिश के जरिए ईरान का जहाज को डुबाया है। और वो जानबूझ के ये साजिश की गई है। ईरान ने कहा था कि जंग की कंडीशन है, आप हमें हमारा नेवल वेसल कुछ देर वहां पार्क रहने दें। उन्होंने जिस इवेंट से, जिस तरह आप बता रहे हैं, जिस इवेंट पे वो गया वहां पर भी भारत ने उन्हें दावत दी थी। जी, भारत ने दावत दी थी और फिर वहां अमेरिका को बुलवा के उनकी आबदोश को कहा कि आप इसको निशाना बना लें। ये एक बकायदा साजिश के जरिए हुआ है। मुझे तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं नजर आती। अच्छा, ये जंग वैसे भी साजिश के तहत ही लड़ी जा रही है अभी तक अमेरिका और इजराइल की जानिब से। वो चाहे सिक्योरिटी लैब हो, अंदर अपने जो भेजे गए हुए कारिंदे हों जिनके थ्रू वहाँ से वहाँ की एक एक पल की रिपोर्ट्स ली जाती हुई हों, या फिर अभी जिस तरह से कुर्द जंगजुओं को एक्टिवेट करना हो, या दीगर जो आज़ादी पसंद लहदगी पसंद जमातें हैं उनको एक्टिवेट करना हो, ये अभी तक साजिशी की जंग ही चली आ रही है अमेरिका और इजराइल की जानिब से। आपको लगता है जो अभी इक़दाम किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से मजीद ईरान को खोखला करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, इन तमाम जमातों को एक्टिवेट करने के लिए, उसमें किसी हद तक अमेरिका या इजराइल कामयाब हो पाएंगे? आपका क्या ख्याल है कि कुर्द जो है वो अगले दिन सुबह वो कर दिखाएंगे जो अमेरिका और इजराइल मिलके नहीं कर आया?
नॉनसेंस बातें हो रही हैं। एक दिन के अंदर उनको हथियार दे देंगे तो वो सुबह परफेक्ट अंदाज के अंदर हथियार चलाना शुरू हो जाएंगे विदाउट ट्रेनिंग। तो ये क्लशनकोफों से या अमेरिकन M16 गनों से या M4 से ये मुकाबला करेंगे ईरान का। और कौमें ऐसे नहीं होती, ये मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ। आप देखें कि किस तरीके से लाओस के अंदर हुआ। अब लाओस के अंदर 9 साल 73 से अमेरिका ने बमबारी की, 1964 से 73 के दरमियान 5,80,000 सॉटीज इन्होंने उड़ाई B-52 तैयारों की। हर 8 मिनट में एक जहाज उड़ता था और नतीजा क्या निकला कि 2 मिलियन पाउंड इन्होंने वहां बारूद गिराया, जो पूरी दूसरी जंग अजीम के बारूद से कम था, मतलब ज्यादा था। यानी कि पूरी दूसरी जंग अजीम में जो बारूद इस्तेमाल हुआ उससे ज्यादा इन्होंने लाओस में गिरा दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि लाओस के अंदर क्या इन्होंने फतह कर लिया? आप अभी बिल्कुल, ये एक के बाद एक नाकामी है और इससे सबक नहीं सीखा। अच्छा, ये अभी जो हम देख रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज मौजूद है बाबा, जो हम अब्दुल्ला साहब, ये जो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं अमेरिकन फेलियर डोनाल्ड ट्रंप की, वो सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए या वाकई में उनसे मिसकैलकुलेशन हुई है और वो नेतन्याहू के ट्रैप में फंस गए हैं? जो मीडिया के सामने उनका चेहरा था, चेहरा उतरा हुआ, कंधे बोझल और एक मायूसी, एक परेशानी और एक खौफ सा उनके चेहरे पे दिखाई दिया। ये वाकई में एक अफसोस है या एक परेशानी है, या वो मीडिया को दिखाने के लिए ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं? ये तो आपको पता है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये तो सिर्फ एक ये जालिम लोग हैं। ये आपका क्या ख्याल है? अमेरिका जो है बहुत ये इंसानियत का हमदर्द है। हिरोशिमा नागासाकी लोग भूल गए हैं। ये जेनोसाइड मुसलमानों का जो हुआ, उसके अंदर पूरी दुनिया ने इनके खिलाफ खड़े हुए, पूरी दुनिया। लेकिन अमेरिका वीटो पे वीटो करता चला गया। ये जालिम के साथ खड़े होते हैं, ये कौबॉयश हैं। जब इनके सामने से कोई इनको टक्कर का बंदा मिलता है ना, तो फिर ये फरार हो जाते हैं। आप देखेंगे कि ये अमेरिका चाहता है कि मैं भाग जाऊं, ये कोई करारदाद लाएंगे, कोई और चीज लाएंगे ताकि और अभी हम देख भी रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के अमरीकी सेनेट में भी ईरान पर जो हमलों के हवाले से कांग्रेस की मंजूरी की करारदाद थी वो भी मुस्तरद हो गई है। इससे लगता यही है कि अंदरूनी खलफशार का भी शिकार हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद हैं अली सरवर नकवी साहब भी। अली सरवर नकवी साहब, इस वक्त जिस तरह अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी कह रहे हैं कि अवाम जो है वो अब बहुत ज़्यादा इन हमलों के अगेंस्ट है या इन जंगों के अगेंस्ट है, जो अमरीकी अवाम भी है, तो डोनाल्ड ट्रंप को क्या अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी अब मिलता हुआ देख रहे हैं? आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी हैसियत क्या होगी अमरीकी अवाम के सामने या अमरीका के अंदर? डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है और ये हमेशा होता है। अमेरिका वियतनाम में क्या हुआ था, जॉनसन के खिलाफ क्या मूवमेंट चली थी। ये अमेरिका जो है, अमेरिका की आबादी और जो वहाँ की अवाम, वो ये नहीं कबूल करती है कि उसके लीडरान जो हैं वो इस तरह गैर जिम्मेदार तरीके से अपनी पॉलिसी चलाएं, अपना रूल चलाएं। तो ये वहाँ पे आवाज़ें उठने लगी हैं और बहुत जल्द मैं आपको कहता हूँ, अगर ये जंग चलती रही, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हंगामा हो जाएगा। इसी तरह इजराइल में जो इजरायली अवाम है वो बहुत परेशान है कि जो मिसाइल आ रहे हैं, ये जो यहूदी बहुत डरपोक कौम है और ये वो जो उनको मिसाइल लग रहे हैं तो वो उनकी जान निकल गई है, वो सड़कों पे आ गए हैं और वो घरों में नहीं रह रहे, बाहर जाके सो रहे हैं। तो इजरायली भाग भी रहे हैं बहुत से। तो यानी दोनों अमरीकी कौम और इजरायली कौम जिन्होंने ईरान से टक्कर लेने की ठानी हुई है, उन दोनों क्या अंदरून मुल्क भी मसले हो जाएंगे और वो संभाल नहीं पाएंगे। और अभी लास्टली आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका अपने अहदाफ हासिल कर पाएगा? उसको कितना वक्त लगेगा या अल्टीमेटली उसको इससे राह फरार इख्तियार करना ही पड़ेगा? अहदाफ उसको बिल्कुल नहीं हासिल कर पाएगा। मैं समझता हूं कि वो अपने पैंतरे बदल रहा है। पहले वो रिजीम चेंज का कहा, वो रिजीम चेंज नहीं हुई, वो रिजीम कायम है, वो उनको अटैक कर रही है। अच्छा, दूसरे वो चाहते हैं कि वहाँ पे इंटरनल डिसेंशन हो, पब्लिक वहाँ आवाम खड़ी हो जाए, वो नहीं हो रहा।
अवाम मुत्तहिद हो रही है, अवाम हुकूमत का साथ दे रही है। बिल्कुल। तीसरे वो चाहते हैं कि ईरान बढ़ जाए या छोटा वो टुकड़ों में हो जाए, वो भी नहीं होगा। हाँ, मैं आपको जैसे अभी भी बात हुई थी, ये जो उनमें एतबार नहीं है, ये जो गिरोह हैं कुर्द और बाकी बलोच वगैरह, जो कि अमेरिका पे एतबार नहीं रखते, ट्रस्ट नहीं रखते कि वो उनके कहने पे आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल सही। अगर करते, अगर उनके पैसे वैसे देने के वजह से अगर वो आगे बढ़ते भी हैं, तो लेकिन वो फौरन के फौरन ईरानी कुछ नहीं अवाम कर जो है वो सकते। पैसों के लिए बिकने वाली और ईमान बेचने वाली नहीं है। ये बहुत जल्द अमेरिका और इजराइल को पता भी चल जाएगा, और अभी तक मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक उन्हें ये बात क्लियर भी हो चुकी होगी कि ईरानी अवाम को इस तरीके से गिराना आसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अली सरवर नकवी साहब मौजूद थे। चाइना अपना किरदार अदा करना भारतीय तौर पर सालसी के लिए पेशकदमी शुरू करना चाहता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जंग मज़ीद तूल ना पकड़े और इसको सफारती तौर पर हल कर लिया अभी एक जाए। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और पाकिस्तान की नौजवान माहिर कानून और ख़वातीन के हुकूक के लिए सरगर्म कारकुन महरूर उमर आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगी। आलमी सतह पर मुल्क का नाम उन्होंने रोशन किया है और मारूफ जरीदे टाइम मैगजीन ने उन्हें साल 2026 की विमेन ऑफ द ईयर फहरिस्त में शामिल भी कर लिया है। उनके काम इतना ज़बरदस्त है जो ख़वातीन के हुकूक के लिए किया जा रहा है, अक़लियतों के हुकूक के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, मानूर वो आवाज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सैनिटरी मसनूआत पर आयद नाम नहाद जो पीरियड टैक्स था उसके खिलाफ अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया है और एक खामोश समझे जाने वाले मौजू को कौमी बहस बना दिया है। तो टाइम की इस फहरिस्त में उनके साथ 16 दीगर आलमी शख्सियात भी शामिल हैं, जिसमें नाम शामिल किया गया है महानूर का भी। तो महानूर ने ये काम कर दिखाया है महज 14 बरस की उम्र में, जो कि उन्होंने नूर फाउंडेशन भी कायम की है। और फिर दही इलाकों में लड़कियां हों जिनको बहुत सारे वहाँ पर मसाइल दरपेश हैं, माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, जिनसी तशद्दुद है, इससे आगाही के लिए वो बहुत कुछ कर रही हैं। और आज वो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में जेंडर अमन और सिक्योरिटी में मास्टर्स भी कर रही हैं। तो हमारे साथ ही मौजूद है महानूर उमर, माहिर कानून, वुमेन ऑफ द ईयर। वेलकम टू शो कहेंगे महानूर। छोटी उम्र से आपने आगाज़ किया अपनी फाउंडेशन का भी, और अभी भी आप ख़वातीन के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं। आपको वुमेन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया है, एजाज़ से नवाजा गया है मैगज़ीन की जानिब से। कैसी खुशी महसूस कर रही हैं और इस काम का ख्याल कैसे आया इतनी छोटी उम्र में जो बेड़ा आपने उठाया है लोगों की फलाह का, आवाम के लिए काम करने का, स्पेशली ख़वातीन के लिए? बहुत शुक्रिया मुझे शो में बुलाने के लिए। और जहाँ तक पहले बात आती है कि ये काम मैंने शुरू क्यों किया, एक पाकिस्तानी औरत होने के नाते जब आप इस सोसाइटी में आपकी तरबियत होती है, आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि किसी हकूक़ नहीं मिल रहे लोगों को। आप बेशक बैठे हुए होंगे अपने स्कूल के अंदर, आपकी ज़रूरतें आपके पास शायद होंगी, पर ये हर औरत की ज़िंदगी इस तरह नहीं होती पाकिस्तान में। तो ये अपने साथ अपनी दोस्तों से बात करके, लोगों से बात करके मुझे एक ज़िम्मेदारी सी महसूस हुई कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ इनके लिए तो क्यों ना करूँ, क्योंकि मैं आज़ाद नहीं हूँ जब तक सारी औरतें पाकिस्तान में आज़ाद नहीं हैं। तो वो मैंने और मेरे दोस्तों ने साथ मिलके हमने शुरू कर दिया कि हम जाके कॉलोनियों में जाएं, गाँवों में जाएं, जो हम कर सकते हैं, जिसकी कोई ज़रूरतें हैं उनको हम दें। तो वहाँ से ये बात शुरू हुई। फिर जाके मैंने अस्मा जहांगीर का काम काफ़ी अरसे से मैं फ़ॉलो कर रही हूँ अपने बचपन में। तो फिर मैंने अपनी लॉ डिग्री शुरू कर ली यहाँ इस्लामाबाद में। फिर जब मेरे पास अपना लाइसेंस आया इस्लामाबाद बार काउंसिल से, तो मैंने सोचा हम क्यों इंतज़ार करें किसी और का कि वो हमारे लिए जाके लड़े, जब हम खुद ही वकील होने के नाते केसेस शुरू कर सकते हैं उस कानून के ख़िलाफ़, उन अपने आइनी हकूक़ के लिए लड़ने के लिए। तो ये बताइएगा मनूर कि जिस मौजू पे या जिन चीज़ों के ख़िलाफ़ आप जंग लड़ रही हैं कानूनी तौर पे भी, और आप ख़ुद वकालत भी कर रही हैं, इन चीज़ों पे गुफ्तगू करना भी टैबू समझा जाता है, इस पे लोग बात भी नहीं करते। तो यकीनी तौर पे चैलेंजेस भी बहुत रहे होंगे। रेजिस्टेंस कितनी थी, कितना मुश्किल रहा ये सफ़र, फैमिली की तरफ से, माशरे की तरफ से रिस्पॉन्स कैसा था, और फिर आपने क्या कभी ऐसी भी फील आई कि किस काम में फंस गई हूँ मैं? बिल्कुल ऐसा है, कभी कभार वैसे सोचने में तो लोगों आता तो होगा जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं और ट्रोल्स आते हैं लोगों के, जो आपको डिस्करेज करते हैं, आपको ज़रा डराते भी हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में बात ना करें। जैसे कोई औरतों के हकूक़ लिए लड़े तो उसको सीधा वो आ जाता है कि ये औरत कितनी बेशरम है। माहवारी जैसी चीज़ों पे बात करना इस माशरे में जो ये बहुत ममनू चीज़ समझी जाती है, कोई छोटी बात नहीं है। पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मेरे काफ़ी शॉकिंग मेरे लिए रिस्पॉन्स था कि मैं बहुत लोग, मीडिया की जहाँ बात हो, आदमियों की भी बात हो, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है।
इनकरेजमेंट आई है, तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और काफ़ी इस बात की मैं प्राउड भी हूँ कि पाकिस्तानी सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। हम इतने उस तरह इस कंजर्वेटिव माइंडसेट और इस तरह के हर चीज़ को चुप चुप रखने वाले माइंडसेट से हम आगे निकल रहे हैं। दुरुस्त। अच्छा मानूर, ये भी बताइएगा कि इस वक्त आप दही इलाके में जो लड़कियां हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके लिए भी काम कर रही हैं, किन चैलेंजेस का सामना है उन ख़वातीन को, उन अक़लियतों को, और आप उनको किस तरह से केटर करती हैं, किस तरह से उनको लुक आफ्टर करती हैं, उनके मसाइल का हल उनको किस तरह से देती हैं? सबसे पहले मेरे ख्याल से जो इनके लिए चैलेंज उठता है वो है रिकग्निशन का, कि उनको जहाँ हम ख्वाजा सरा लोगों की बात करें, उनको तो उन्होंने तो इतना लड़ के बस अपनी शनाख्ती कार्ड लिए उनको इतनी लड़ाई करनी पड़ी। और जहाँ तक हम वो गाँवों वगैरह की बात करते हैं, वहाँ भी औरतों के लिए एक बहुत बड़ा इशू आता है एक्सेसिबिलिटी का और पढ़ाई लिखाई का। पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो अभी तक औरतों के लिए 50% से ऊपर तो नहीं गया, और मुझे जो उस 50% पे भी थोड़ा सा शक है जो हमारी रिपोर्ट्स में निकल आता है कि ये जब तक औरतों की लिटरेसी और उनकी हम पढ़ाई लिखाई में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगी। ये जो मुझे रिकग्निशन मिली है टाइम मैगजीन की तरफ से, मैं सिर्फ अपने लिए ये कामयाबी नहीं इसको समझती, पर सारी औरतों के लिए समझती हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तानी औरतों को हमेशा मजलूम समझा जाता है। इन औरतों से बात करके मुझे ये भी एहसास हुआ है कि पाकिस्तानी औरत से ज़्यादा ताकतवर और समझदार इंसान दुनिया में नहीं है। और बेशक मुझे कोई बायस बोलेगा, पर जिन चैलेंजेस का ये सामना करती हैं और वो जीतती भी हैं, तो ये एक जो मजलूम इमेज हमारा बना हुआ है। अगर हम देखें तो एपिस्टन फाइल के आने के बाद मगरिब में अब ये लगता है कि औरतें वहाँ पर ज़्यादा मजलूम हैं, महकूम हैं यहाँ की निस्बत, क्योंकि हमारे दीन ने तो औरतों को बड़ा मकाम दिया है, बड़ा दर्जा दिया है। गो कि इन चीज़ों पर बात नहीं होती, इतनी डिस्कशन नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद हमारी औरतें बड़ी ही एक आला उसके ऊपर ओहदे पर बिठाई जाती हैं, या बड़ा ही उनको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी जाती है हमारे दीन की तरफ से भी और हमारी सोसाइटी की जानिब से भी। अगर एपिस्टन फाइल को देखा जाए तो हमें अब मगरिब जो है वो हमसे कहीं पीछे दिखाई देता है। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। ये जो एक इमेज बना हुआ है कि वेस्टर्न दुनिया में औरतें बहुत फ्री हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में और मुस्लिम ममालिक में नहीं है, ये बिल्कुल औरतों के हकूक़ की लड़ाई पूरी दुनिया में जारी है। और इसका ये मतलब नहीं कि एक जगह बेहतर और दूसरी जगह गलत है। जी, पाकिस्तान में भी काफ़ी अभी हमें आगे कामयाबी करनी है अपने बुनियादी हकूक़ के लिए लड़ने के लिए, पर बिल्कुल वो इज़्ज़त दी जाती है जैसे मुझे मिली है अभी पूरे माशरे से। और ये हम आगे जाके भी, जैसे और नौजवान औरतें हैं वो भी सोशल मीडिया वर्ल्ड में, सिविल सोसाइटी में, NGO सेक्टर में काफ़ी काम अच्छा कर रही हैं। और आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारी तरफ से ढेरों दुआएं आपके मकसद में, आपकी कामयाबी के लिए, और इसी तरह से डट के काम करती रहिए। और लोगों को भी चाहिए कि इस तरह की बच्चियों को सपोर्ट करें। ये रोल मॉडल है हमारी बच्चियों के लिए, और जिस कॉज के लिए काम कर रही हैं यकीनी तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त काम है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मानूर उमर, आप हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, इस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। टाइम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे नाजरीन, और अभी बात करेंगे मौसम की। मार्च 2026 के आगाज़ के साथ ही मौसम ने खतरे की घंटी बजा दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवा माह बारिशें मामूल से कम रहने का इम्कान है। वैसे तो बारिशें सर्दियाँ पूरी हम इंतज़ार करते रहे, नहीं हुई हैं, लेकिन अब बारिशें भी कम होने का इम्कान है और दर्जा हरारत जो है वो मामूल से कहीं ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, और ये कितना बढ़ सकता है, क्योंकि हीट वेव का खदशा पैदा हो चुका है। बढ़ती हुई गैर मामूली गर्मी ना सिर्फ शहरी जिंदगी बल्कि ज़राअत और सेहत के लिए भी एक चैलेंज बन सकती है। तो इरफान विर्क साहब, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात, हमारे साथ मौजूद हैं। विर्क साहब, आपको वेलकम कहेंगे गुफ्तगू में। हमने पूरी सर्दियों में लगभग देखा कि सर्दी जिस तरह से बारिशें होती हैं अमूमी तौर पर उस तरह से नहीं हो सकी, तो अभी मार्च में ही हीट वेव की बात हो रही है। इरफान विर्क साहब, क्या कहेंगे? अगर मार्च में ही हीट वेव का खदशा है तो फिर पूरा जो सीज़न है गर्मियों का, उसमें हम तैयार हो जाएं, तगड़े हो जाएं शदीद गर्मी के लिए? देखें, अभी अगर हम प्रेजेंटली वेदर की बात करें तो गुज़िश्ता कई दिनों से हमारे पास बारिश जो है ना वो रिपोर्ट नहीं हुई। तो इसकी वजह से जो दर्जा हरारत है वो नॉर्मल से ज़्यादा ही चल रहे हैं। बाज़ जगहों पे 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ज़्यादा है, बाज़ जगहों पे 3 से 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ज़्यादा है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त जो सिंध में टेम्परेचर्स हैं वो 35 से भी ऊपर जा रहे हैं, बाज़ इलाकों में 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रिपोर्ट हुआ है। तो हीट वेव जो होती है वो सारी बात है, ये टेम्परेचर काफ़ी हाई हैं, तो हीट वेव जो है ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो मार्च का महीना होगा इसमें हीट वेव आ सकती है। गो के अभी हीट वेव मौजूद नहीं है, वार्मिंग टेम्परेचर है, गर्म दर्जा हरारत है।
लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता हीट वेव की तरफ बढ़ सकता है। इरफान बेग साहब, ये भी बताइएगा कि बारिशें कितनी एक्सपेक्टेड हैं इस सीज़न के अंदर, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा इतनी इंतहा से ज़्यादा बारिशें हुई और फिर पानी जो है वो नहीं संभला और फिर उसके बाद हमने देखा सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर चुका था। इस बार क्या उम्मीदें हैं, कितनी बारिश होने की उम्मीद तवक्को की जा सकती है? देखिए, अभी जो महकमा मौसमियात ने जो है वो एक सीजनल फोरकास्ट जो है ना वो इशू की है मार्च, अप्रैल और मई के लिए। इन 3 महीनों की जो सीजनल फोरकास्ट है उसके मुताबिक हमारे पास जो है वो नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ी सी कम बारिशें मुतवक्के हैं, ज़्यादा बारिशें मुतवक्के नहीं हैं इस सीज़न। ठीक है, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, और इसी तरह मार्च में भी। जी आप बात मुकम्मल कीजिए। जी, इसलिए ये जो दर्जा हरारत होंगे ये हमारे नॉर्मल से ज़्यादा रहेंगे इस सीज़न में भी। मार्च, अप्रैल और मई के दौरान भी आपको टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा मिले। ठीक है, अब हीट वेव जो होती है वो क्या है, हीट वेव कुछ ड्यूरेशन के लिए होती है, 2 से 3-4 दिन के लिए हो सकती है। वो अगर कोई ऐसी हीट वेव अचानक बनी उसके लिए हम एक अलग से एडवाइजरी जारी करेंगे। ये फिल वक्त अभी कोई ऐसी हीट वेव नहीं है, अलबत्ता वार्मिंग चल रही है, उसके लिए हमने एक एडवाइजरी इशू। अच्छा, ये 2 चीज़ें आपने इरफान साहब बताई हैं। एक तो ये कि ये गर्मी में शिद्दत होगी बारिशें ना होने की वजह से, और ये बताइएगा कि कितनी शिद्दत हो सकती है, दर्जा हरारत कितना बढ़ सकता है मामूल से, और ये जो बारिशें नहीं हो रही काफ़ी अरसे से और आगे भी कोई मुस्तकबिल करीब में भी कोई फोकास्ट नहीं आ रही, ये वजह क्या है? ये किस चीज़ की तब्दीली है जिसके बायस बारिशें इस कदर कम हुई? देखिए, एक्चुअली हमारे यहाँ जो है एटमॉस्फेरिक पैटर्न्स जो है ना वो चेंज हुए हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो पैटर्न है एटमॉस्फेयर के अंदर वो पाकिस्तान में भी हिट किए हैं। आपने दुनिया के दूसरे खित्तों में भी देखा होगा, सुना होगा न्यूज़ में कि वहाँ पर भी जो है ना ये पैटर्न चेंज हो रहे हैं। अब पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा महसूस होता है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर बारिश जो होती है वो होती है मानसून में, और तकरीबन 70% जो है ना आपको बारिश मिलती है मानसून, और बाकी जो बारिश है वो अभी तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें बारिशें कम देखने को मिलेंगी और 3 माह की जो फोरकास्ट है उसके अंदर अभी बारिशें ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है लेकिन टेम्परेचर रेज रहेंगे। और उसके बाद प्री मानसून और फिर मानसून का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो देखते हैं कि कितनी बारिश होती है। बहुत शुक्रिया इरफान बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, डेप्यूटी डायरेक्टर मेट। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल, हेडलाइन ब्रेक, और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि खेल के मैदान में क्या कुछ चल रहा है और हमारी टीम क्या कुछ कर रही है। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, लेकिन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में अब न्यूजीलैंड ने शानदार और जारहाना खेल पेश किया। जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और अब बारी है जनाब इंग्लैंड के खिलाफ भारत का टाकरा होने जा रहा है, और उसके अंदर आज कौन फातेह करार पाता है ये तो हम देख ही लेंगे। साथ में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 170 रन का हदफ महज 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। जी हाँ, तो इसके बाद हम देखेंगे कि अब अगली टीम जो है वो कौन सी फातेह है। न्यूजीलैंड की फतह के हीरो ओपनर फिन एलन रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ 33 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर की है और उनके इनिंग्स 10 चौके और 8 छक्के शामिल थे। शानदार खेल पेश किया है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान अहमद कुरैशी साहब, स्पोर्ट्स ताज़ियाकार, वेलकम आपको। अहमद भाई, क्या समझते हैं, क्या नाकामियाँ रहीं जनूबी अफ्रीका की? नाकामियों की बुनियादी वजूहात क्या रहीं? किन क्रिकेटर्स ने इतना गंदा खेले कि बाहर से हमकनार करा दिया उन्हें? देखें, अगर आप दोनों टीम्स के पावर प्ले को कंपेयर करें तो उसमें आई थिंक न्यूजीलैंड डोमिनेटिंग रहा है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। बॉलिंग में उन्होंने अफ्रीका के डिकॉक और रिलेक्टेंट को जब आउट किया तो उसके बाद फिर काफ़ी हद तक साउथ अफ्रीका की टीम की समझ लें आप बैटिंग लाइन की कमर टूट गई थी। और फिर जब वो बैटिंग करने के लिए खुद आए पावर प्ले में तो 6 ओवरों में 84 रन उन्होंने लगा दिए। और T20 में हम सब जानते हैं कि पावर प्ले के जो ओवर्स हैं जो टीम उनको अच्छे तरीके से कंज्यूम करती है, यूजुअली वही मैचेस जीतती है। तो आई थिंक कि दोनों साइड पे बॉलिंग बैटिंग में डोमिनेट किया न्यूजीलैंड ने और ये डिफरेंस रहा है दोनों टीम्स में। ठीक है, अगर आज भी देखा जाए एक और अहम सेमीफाइनल जिसके अंदर इंग्लैंड और भारत आमने सामने होंगे, फाइनल में किसको देख रहे हैं इन दोनों में से?
मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने अभी तक अपने फुल पोटेंशियल पे बैटिंग नहीं की थी, इतनी डेप्थ होने के बावजूद, हार्ड हिटिंग बैट्समैन होने के बावजूद, इंग्लैंड का भी सेम सिनेरियो है कि अभी तक वो थ्रू आउट टूर्नामेंट अपनी फुल पोटेंशियल पे बैटिंग नहीं कर सके। तो आई होप कि आज भी उसी तरह का दिन हो जिस तरह न्यूजीलैंड के लिए था, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट इन कंडीशंस में खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एक बॉलर ऐसा है इंडिया की साइड से, मेरे ख्याल में उसको बेहतर तरीके से खेलता है इंग्लैंड की बैटिंग लाइन, तो इंग्लैंड इजीली वो मैच जीत सकता है, वो कुलदीप है। क्योंकि इंग्लैंड के जो बैट्समैन है वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को ज्यादा अच्छा नहीं खेलते, उसके अगेंस्ट वो स्ट्रगल इंग्लैंड के जितने भी बैट्समैन हैं। तो अब मुझे ये लग रहा है कि शायद वो अर्शदीप को बिठाएं और कुलदीप को खिलाएं इम्पैक्ट डालने के लिए, क्योंकि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है और अगर कुलदीप खेलता है तो वो 3-4 विकेट या 5 ले सकता है। तो अगर उसको अच्छा खेल लेते हैं तो इजीली इंग्लैंड ये मैच जीत सकता है। और हम तो ये दुआ करेंगे कि इंग्लैंड ही फाइनल में जाए और न्यूजीलैंड से मुकाबला करे, क्योंकि भारत के जीतने की खुशी हमें बहरहाल नहीं होगी, चाहे हम इस टूर्नामेंट से बाहर भी हो चुके हैं इसके बावजूद भी। अच्छा अहमद भाई, अगर दूसरी तरफ आ जाए हम, क्योंकि अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो 3 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है, 3 बड़े नामों को ड्रॉप किया गया है, बाबर आजम, साइम अयूब, जिनको शामिल नहीं किया गया। समझते हैं शाहीन अफरीदी जो हैं वो अभी भी क़यादत कर रहे हैं टीम की, ये फैसला दुरुस्त है? देखें, वो मुझे ना ये सिलेक्शन देख के कल एक शेर याद आया कि वो मुहावरा बल्कि कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। यहाँ आप जिस देखें वो निराले फैसले कर रहा है, जिसको देखें ऐसे फैसले कर रहा है जिनके कोई सर पैर नहीं है। बाबर आजम को और साइम अयूब को आपने T20 की परफॉर्मेंस की बेस पे वनडे से बाहर कर दिया है, ये कहाँ की अकल है। अब आप अगर लास्ट वनडे सीरीज देखें, बाबर आजम और फखर जमान ये दोनों ज्वाइंटली हाईएस्ट रन स्कोरर थे पाकिस्तान की तरफ से, यानी एक बंदा में हाईएस्ट रन स्कोरर है, आप उसको T20 की परफॉर्मेंस की बेस पे कैसे वनडे में बिठा सकते हैं। अब हम चीखते चिल्लाते रहे आजम की T20 में जगह नहीं बनती, आप उसकी जगह किसी इम्पैक्ट प्लेयर को लेके जाएं, क्योंकि T20 एक इम्पैक्ट प्लेयर की गेम है। आपने जहां उसको नहीं होना चाहिए वहां उसको टीम में शामिल किया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत शहजादा हसनैन मनकबत खां हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी खूबसूरत आवाज़ और बड़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बयान किया है आज नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशाए अली व बतूल, जन्नत के नौजवानों के सरदार हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विलादत बासादत है, और वो हस्ती जिनका नाम खुद रब्बे कायनात ने रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रिवायात में आता है कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से पूछा कि आपने इस फर्जंद का नाम क्या रखा है, जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हरब रखा है। और ये सुनकर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा के कुछ देर के बाद उन पर वही नाजिल हुई है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ख़ुद तशरीफ़ लाए और पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सलाम अर्ज़ किया और फिर पैगाम पहुँचाया कि इनका नाम हसन रखा जाए, जिसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ये हसन है जिनके चेहरे में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक थी और जिनकी सीरत में बुर्दबारी भी थी, सब्र भी था, नरम मिजाजी और कुर्बानी की खुशबू बसी हुई थी। बिल्कुल जी। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुसन और जमाल में अपने नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबत रखते थे, और हज़रत फातिमा तो ज़हरा जैसी माँ ने जिनको पाला हो, जिनकी तरबियत की हो, तो फिर क्या ही वो शाहकार होंगे। हमारे साथ अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नैयर अलवी साहब मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे अल्लामा साहब आपको भी, और आप ही से रहनुमाई चाहेंगे, हमें बताइएगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बड़ी मुशाबत थी, शक्ल सूरत हुस्न जमाल में वो आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे तो थे, नाना जैसे थे, लेकिन अखलाक में, उनकी तरबियत में हज़रत फातिमा तो ज़हरा का भी बड़ा रोल था। तो वो एक सीरत अगर उनके ऊपर बात की जाए तो क्या बाकमाल सीरत थी, थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, अल्हम्दुलिल्लाहि आलिहि वस्सलातु अला आलिहा। यकीनन आज का दिन आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि आज का दिन उस हस्ती की आमद है कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर बनकर नाजिल हुए। फ़ितरत का तकाज़ा ये है कि हम जैसे लोग जब भी किसी से मोहब्बत करते हैं तो अपने जज्बात और एहसासात के ताबे होकर, नफ्स के ताबे होकर करते हैं, लेकिन
इंसानियत में, बशरियत में कुछ शख्सियतें ऐसी गुजरी हैं कि जो कभी भी अपने नफ्स के ताबे नहीं रहे बल्कि हुक्म खुदा के ताबे रहते हैं। सुभान अल्लाह। उन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती हमारे नबी करीम सैयदुल अंबिया, दाना सुबुल, ख़त्म रसूल, नूर अव्वल, इश्क अव्वल, त्वाहा रसूल, यासीन रसूल, मुज़म्मिल रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जिनके मुतल्लिक़ कुरान इरशाद फरमाता है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा, कि ये अपनी ज़बान को उस वक़्त तक नुत्क ही नहीं देते जब तक अल्लाह की तरफ से वही नाज़ल न हो जाए। तो गोया इनका किसी की तारीफ़ करना वो अपने ज़ाती जज्बात के ताबे होकर नहीं है बल्कि हुक्म खुदा से और वही खुदा से है। और अगर इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत पर सैयदुल अंबिया उनकी अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो वो नवासा समझ के नहीं कर रहे बल्कि हुक्म खुदा के ताबे रहते हुए उनकी वो तारीफ़ कर रहे हैं। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी को अगर देखा जाए, उनकी ज़िंदगी तक़सीम किया जाए तो बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तक़सीम की जा सकती है। एक है विलादत से लेकर इमामत से पहले का दौर, एक है इमामत के बाद का दौर। और जो इमामत का पहले का दौर है उसको भी तीन हिस्सों में तक़सीम हम कर सकते हैं। एक ख़ुद है बचपन का दौर कि 7 साल तक ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया और उनकी गोद में परवान चढ़े। और सिर्फ़ गोद में नहीं, वो कैसा माहौल होता था कि सैयदुल अंबिया जब कभी ईद का दिन हो तो उन्हें कंधों पे सवारी दे रहे हैं। और बहुत इस्लाम की बड़े शख्सियत हज़रत उमर जैसी शख्सियत ईद वाले दिन जब देखते हैं कि सैयदुल अंबिया के कंधों के ऊपर नवासे रसूल सवार हैं तो वो कहते हैं जनाब अली कि कितनी बेहतरीन सवारी है। तो सैयदुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं कि सवारी की तो तारीफ़ कर रहे हो लेकिन सवार कितना अजीम है कि जो ऐसी सवारी के ऊपर सवार है। तो इसी तरह फिर कभी जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत की मेराज है सजदा, मोमन की मेराज नमाज है, नमाज की मेराज सजदा है। और सैयदुल अंबिया जब सजदा की हालत में हों तो नवासे रसूल उनकी पुष्प पर सवार हो जाते हैं। खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे हों, उधर से बेटा जब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या इमाम हुसैन तशरीफ़ लाते हैं उसको बढ़कर आगे से उठाते हैं और उनकी तारीफ़ सहाबा किराम के सामने पेश करते हैं। और जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे, जब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो एक जन्नती पारचा में कपड़े में लपेट कर जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बाबा यानी सैयदुल अंबिया की बारगाह में पेश किया। तो उन्होंने तारीख़ में अगर चाहे जैसे आपने हर्ब कहा, लेकिन जब नाम की बारी आई तो ख़ुद सैयदुल अंबिया ने फरमाया कि मैं अल्लाह से कैसे सबकत ले जा सकता हूँ। मौला अली को कहा, उन्होंने कहा जी कि जब रसूल हैं तो मैं कैसे सबकत ले जा सकता हूँ। जब रसूल से कहा तो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि मैं खुदा से कैसे सबकत ले जा सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि इनका नाम जो है वो हसन रखा जाए। और ये हसन नाम की तारीख़ी पस मंज़र भी ये है कि हज़रत सैयदुल अंबिया के एक फरमान है हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़, या अली अंत मिन्नी बिमनज़लत हारून में मूसा ला नबी आबादी, कि तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो कि मूसा के साथ हारून की थी, लेकिन मूसा के बाद हारून नबी भी थे, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तो जिस तरह हज़रत मूसा के 2 बेटे थे, एक का हज़रत हारून के 2 बेटे थे, एक का नाम बड़े का नाम था शबर, छोटे का नाम था शब्बीर। और उन्हीं की निस्बत पर जिस तरह हज़रत मूसा के साथ जनाब हारून की निस्बत है तो इसी तरह हज़रत अली की निस्बत रसूल खुदा के साथ है। उनके बड़े बेटे का नाम भी शब्बर था और अरबी में उसको हसन कहा जाता है। उनके छोटे बेटे का नाम शब्बीर था जिसे अरबी में हुसैन कहा जाता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसन हज़रत अली के बेटों के नाम भी वही रखे गए। लेकिन इस नाम में एक और हुस्न है। हुस्न ये है दोनों नामों में, चाहे हसन हो चाहे हुसैन हो, अगर हसन को गलत भी आप पढ़ेंगे तो हुसन पढ़ेंगे, हुसैन को गलत भी पढ़ेंगे तो हसीन पढ़ेंगे। यानी इनको अगर वो गलत भी बोलने की कोशिश करे तब भी इन हस्तियों की उसमें से फजीलत ही झलक कर नजर आती है। और ये वो हस्तियाँ हैं। और अगर कुरान की रोशनी में देखा जाए, बचपन का अगर दौर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर को देखा जाए तो अजीब माहौल है कि एक मरतबा यानी जब जाते हैं इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में सैयदुल अंबिया के पहलू में बैठते हैं तो जो वही नाज़िल होती है, सैयदुल अंबिया जो वही अपने सहाबा के सामने बयान करते हैं, वही बेऐन ही वही इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मादर गिरामी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह को आकर सुनाते हैं। तो वही जब वही सुनाते हैं तो सैयदा
रसूल खुदा से वो बयान करती हैं। तो कहा ये क्या बताया? कहा कि जब आपके पास मेरा बेटा हसन जाता है तो वो सारी गुफ्तगू आके मुझे बताता है। सैयदुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं कि अच्छा एक दिन मैं भी सुनूंगा। तो अब जैसे ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और बात सुनाना चाहते थे, थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक रिवायत में मौला मीर कहना तो जनाब सैयदुल अंबिया तशरीफ़ लाए, तो वो भी एक तरफ छुप कर पर्दे में बैठ कर तो वो बता तो रहे थे लेकिन हल्की सी ज़बान में लुकनत आ रही थी। तो इमाम हसन कहते हैं लगता है कि आज मुझसे बड़ा कोई मेरी बात को सुन रहा है। तो ये नहीं, ये वो हस्तियाँ हैं कि जो हमेशा हुक्म खुदा और खुदावंद मुतआल ने इनको वो कमाल अता फरमाया है। अगर कुरान में हम देखें तो कुरान मजीद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत को और उनकी शान को और फजीलत को बयान किया गया है। कुरान मजीद के सूरह आज़ाब में जो इस्मत के बारे में, तहारत के बारे में आयत नाज़िल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये इरादा है कि तुमसे रिज्क को ऐसे दूर रखे जैसा दूर रखने का हक़ है। इस आयत तहीद का भी मिस्दाक हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। और अगर आया मुबाहला को देखा जाए कि रसूल खुदा के साथ जब नजरान के ईसाइयों ने मुबाहला किया और 3 दिन तक मुसलसल सैयदुल अंबिया उनके सामने कुरान की आयतें पेश करते रहे और वो नहीं माने, तो खुदावंद मुतआल ने इरशाद फरमाया रबी फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इनको कहो कि तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपने नफ्स लाओ, हम अपने औरतें लाते हैं, और उसके बाद फिर झूठों पर अल्लाह की लानत करेंगे। यहाँ मुबाहला में भी यानी बेटा मानकर रसूल का अगर गए हैं तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला कर। और फिर कुरान मजीद में जब खुदावंद मुतआल ने सैयदुल अंबिया ने अपना हक़ मवद्दत तलब किया तो वहाँ पर हक़ मवद्दत आए, मवद्दत जब आए कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, और यहाँ पे उलमा से जब पूछा गया, उलमा अहले सुन्नत में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पूछा गया इन अहले बैत से मुराद मवद्दत फिल क़ुरबा से मुराद जो है किन को देनी है? तो फरमाया इससे मुराद मेरे अहले बैत हैं, और फरमाया इससे मुराद अली है, जनाब इमाम सैयदा फातिमा ज़हरा हसन और हुसैन है। यहाँ पे भी इमाम हुसैन हसन अलैहिस्सलाम इसमें शामिल है। और फिर अगर वहाँ पर देखा जाए आया जो सूरह दहर में है उसमें भी जब फरमाया व युतइमून अत्ताम अला हुब्बि मिस्कीना व यतीमा व असीरा, यानी एक दिन एक फ़कीर आया और जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा ने रोटी उठा कर दी और साथ ही अमीर कायनात ने दी, इमाम हसन भी पीछे नहीं रहे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने रोटी उठा कर दे दी, जनाब हुसैन ने भी दे दी। इस आया यानी जो ताम है सूरह दहर में है 5 से लेकर 10 तक, यहाँ 5 आयात जो नाज़िल हुई, 10 आयात जो नाज़िल हुई, ये सारी की सारी जहाँ पे पंजतन पाक की शान में नाज़िल हुई वहाँ पे इमाम हसन अलैहिस्सलाम इसमें शामिल हैं। तो कुरान मजीद अगर मैं यूँ मुख्तसर अर्ज़ करूँ कि अगर कुरान मजीद के अल्फाज को समेट कर जिस्म अता किया जाए तो वो अहले बैत रसूल बनते हैं, और अगर अहले बैत रसूल के किरदार को जनाब अली जो है उनको अल्फाज में ढाल दिया जाए तो कुरान मजीद बनता है। सुभान सुभान। अच्छा, ये जो हस्तियाँ हैं बहुत ही बड़ी हस्तियाँ हैं, उसके बाद जिस तरह से ये जो वाक़या हज़रत जिब्राइल का अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लेकर आना, तो ये तो मोहर सब्त हो जाती है उनकी शख्सियत, उनकी अफजलियत के ऊपर। हम उनकी ज़िंदगियों से रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनसे क्या सबक ले सकते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है, क्योंकि ये दोनों शख्सियात हज़रत इमाम हसन हो या इमाम हुसैन हो, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार भी तो इनको बनाया गया है। तो हमारी जो यूथ है उनके लिए क्या मैसेज है, उनकी ज़िंदगियों को कैसे बदला जा सकता है? यकीनन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, जैसा मैंने पहले कहा कि मोहब्बत में इनकी तारीफ़ नहीं की, हुक्म खुदा से तारीफ़ की। और फिर इमाम रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि ये मेरे दोनों बेटे हसन हुसैन बैठे हों तो तब भी इमाम हैं, खड़े हों तो तब भी इमाम है, सुलह करते हैं तब भी इमाम है, अगर कहीं पर जनाब जंग करें तो तब भी बहसीयत इमाम है। और फिर इरशाद फरमाया हसन और मिन्नी आना मिन, हसन मुझसे मैं हुसैन से हूँ, और जो इससे मोहब्बत करे ऐ अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर और इसके दोस्तों से भी मोहब्बत कर। और हमारे लिए जो पैगाम है इमाम अलैहिस्सलाम की शख्सियत को अगर देखा जाए तो इमाम का इबादत है, ज़ोद व तकवा है, हिल्म है, बुरदबारी है, सखावत है, सखावत के मुतालिक। और इमाम अलैहिस्सलाम के इल्म के बचपन के इल्म के बारे में जैसे कहा, इसी तरह और बहुत सिफ़ात हैं। इमाम के एक लक़ब है करीम अहले बैत, एक होता है सखी, एक होता है करीम। सखी वो होता है कि जो खुद भी खाता है और लोगों को भी देता है, करीम उसे कहते हैं कि जो खुद न भी खाए तो दूसरों को खैरात दे दे। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान
मशहूर था मदीना में। अच्छा। और अरब में एक रस्म होती थी कि अरब लोग अपने घरों के ऊपर रात को जब सूरज गुरूब हो जाता था तो अपने घर के ऊपर एक रोशनी आग जलाते थे ताकि बाहर से दूर से आने वाले किसी मुसाफिर को भी, किसी अजनबी को पता चले कि अगर मैंने रात बसर करनी है और मुझे खाने की तलब है तो यहाँ इस घर में मैं चला जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे मिलेगा। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भी वतीरा था कि वहाँ इस तरह का एक जनाब अली निशानी थी कि बाहर से आने वाले लोग उस दस्तरखान पर आते थे और इमाम का वो दस्तरखान वसी था। और हमें भी यही कहा गया है कि अगर रिज़्क़ ही, अगरचे राज़िक़ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो मुझसे मांगना चाहते हो मुझे वसीले से तलब करो। तो फरमाया कि जहाँ पे रिज़्क़ आप तकसीम करना चाहते हो तो इमाम हसन के दस्तरखान के वहाँ पे वसीला दिया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं भी उसको रद्द नहीं फरमाता, वो सत रिज़्क़ के लिए। तो एक शख्स आया इमाम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर और वो कुछ खा भी रहा है, एक लुक़मा खाता है, एक खीसे में डालता है, एक खाता है खीसे में डालता है। जब इमाम अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी, इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तू साहिब अय्याल है, तेरे घर में बीवी बच्चे हैं, तो तू पेट भर के यहाँ पे खा और उसके बाद जितना लेकर जाना चाहे वो लेकर जा। कहती नहीं जी मैं तो मुईल शादीशुदा तो हूँ ही नहीं। तो कहा फिर ये क्या कह रहा है? कहा कि अभी मैं बाहर देकर आया था, वहाँ पे एक मज़दूर था और वो मज़दूर मज़दूरी कर रहा था और उसके पास जौ की ऐसी खुश्क रोटी थी कि जैसे घुटने के साथ तोड़कर वो खा रहा था। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इतनी जनाब बेहतरीन खुराक और बेहतरीन दस्तरखान से ग़िज़ा मैं लेकर वहाँ पर जाऊँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये दस्तरखान उसी का, वो कोई आम बंदा नहीं है, वो मेरे बेटा अली इब्न सुभान तालिब अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर लेकर आनी है। वो सखावत, वो नरम दिली और वो दूसरे खलकत इंसानियत की जो कदर है, जो एहसास है, वो हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें तो बहुत से मसाइल हल। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नईर अलवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ शहज़ादा हसनैन भी मौजूद थे। हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो